श्रोते हो, आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, संपूर्ण देशवासियांच्या अभिव्यक्तीसाठीचं विशेष व्यासपीठ म्हणून ओळख बनलेल्या मन की बात या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशातील विविध विषयांसोबतच विशेष कार्य करणाऱ्या व्यक्तींसंबंधी त्यांच्या कार्याविषयी देशवासियांशी संवाद साधत असतात. आज सादर झालेल्या 103व्या मन की बात या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेलं मनोगत आजच्या वृत्तविशेषमधून आपण जाणून घेणार आहोत. श्रोते हो, यंदा भारतात मान्सूननं उशिरानं हजेरी लावली. मात्र मान्सूनच्या पहिल्या महिन्यातच देशातील बहुतांश नद्यांना पूर आल्यानं अनेक शहरं जलमय झाली. तर डोंगराळ भागात झालेलं भूस्खलन किंवा चक्रीवादळासारख्या संकटांचाही या काळात अनेकांना सामना करावा लागला. आपल्या भारताच्या नागरिकांची सर्वजन हिताय या भावनेनं एकमेकांना मदत करण्याची भूमिका अशा संकट स्थितीचा मिळून सामना करायला उपयुक्त ठरल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमधून सांगितलं. याविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले हे ऐकूया प्रत्यक्ष त्यांच्याच शब्दात. जुलाई का महीना यानी मानसून का महीना, बारिश का महीना. बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं. यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई है. इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया. लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है. स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है. किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है. सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है. श्रोते हो, आजच्या मन की बात कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वृक्षारोपण आणि जलसंरक्षण कार्याचं महत्त्वही विशद केलं. त्यांनी मध्य प्रदेशातील शहडोल इथल्या भूजल साठ्यात वाढ करण्याचा उपक्रम, तसंच उत्तर प्रदेशातील 100-200 नव्हे तर तब्बल 30 कोटी झाडे लावण्याच्या अभियानाचीही माहिती दिली आणि या उपक्रमांमध्ये सहभागी व्यक्तींचं कौतुक देखील केलं. ते म्हणाले, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है. आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है. अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है. हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं. आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था. वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी. वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी. अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है. यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है. बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है. इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा. अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है. ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है. इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया. ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है. मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने. श्रोते हो, निसर्गासोबतच जगातील जीवसृष्टी आणि जैवविविधतेचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं आज अत्यंत आवश्यक बनलंय.
याच उदात्त हेतूनं आपल्या चित्रकलेच्या माध्यमातून तमिळनाडूतील वाडावल्ली इथले रहिवासी सुरेश यांनी अशी नामशेष होत असलेली झाडंझुडपं आणि जीवजंतूंच्या माहितीचं जतन करण्याचं कार्य हाती घेतलंय. याचा उल्लेखही प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये केला. ते म्हणाले, मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी. राघवन जी को पेंटिंग का शौक है. आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है. लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़, पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे. वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है. कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है. श्रोते हो, आज देशाच्या युवा पिढीवर अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या रूपानं मोठं संकट घोंघावतंय. अंमली पदार्थांचं व्यसन हे केवळ एका कुटुंबासाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठीच मोठी समस्या बनलंय. या संकटावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सगळ्यांनी एकजूट होणं आवश्यक बनलंय. याच दिशेनं देशभरात सुरू असलेल्या जनजागृती मोहिमांसंदर्भात विविध राज्यांमधील अभियान आणि कारवायांविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या मन की बात कार्यक्रमात भाष्य केलं. ते म्हणाले, मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है. लेकिन बात कुछ और है. ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान. जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं. यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं. चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है. वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं. वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज. पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है. ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं. हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा. इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है. 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है. ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है. भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है. इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी. मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं. नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े. श्रोते हो, एकेकाळी अवैध दारूचा अड्डा म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या मध्य प्रदेशातील बिचरपूर गावाला आज फुटबॉलच्या उभरत्या ताऱ्यांचा बालेकिल्ला अशी ओळख मिळाली. हा बदल घडवण्यात माजी राष्ट्रीय खेळाडू आणि प्रशिक्षक रईस अहमद यांची महत्वाची भूमिका राहिल्याचा प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला. याविषयीच्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणाले, मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको
मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। श्रोते हो, मन की बातच्या व्यासपीठामुळे केवळ प्रधानमंत्री आणि नागरिकांना एकमेकांशी संवाद साधण्याची संधीच मिळाली असं नाही, तर देशातील विविध क्षेत्रातील सकारात्मक गोष्टीही जगासमोर यायला मोठीच मदत झाली आहे. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या युट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय रवींद्र वसंतराव लोखंडे आणि निवेदन तुषार पवार.